नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर लाइव में। और जैसा कि अभी देश में हालिया स्थिति जैसे महिला आरक्षण को लेकर चल रही है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं, प्रकाश डालने वाले हैं कि किस प्रकार से जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके द्वारा महिला आरक्षण पेश किया गया, लेकिन सच्चाई जो है वो संसद भवन में ही देखने को मिली। जी हाँ, जो लोग लाइव जुड़ने वाले हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कृपया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस खबर के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिला आरक्षण बीते दिनों पेश किया गया और अब जो है उस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जो पार्टियां हैं वो सभी अपना स्टाम्प लगाने के लिए अब आतुर हो गई हैं। कांग्रेस कहती है कि हमने सबसे पहले लाया, भाजपा कहती है कि हम लेकर आए, कांग्रेस की नीयत नहीं रही। लेकिन जो सनातन सनातन की जो ढिंढोरा पीटने वाली जो सरकार है, सनातन सभ्यता की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया गया, लेकिन वही लोकसभा जो नई संसद भवन में जो है, नई संसद भवन में जब उद्घाटन की बात आई थी तो वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, उसके उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, ना ही किसी प्रकार के किसी सम्मेलन में उनको जगह दी गई। क्यों नहीं दिया गया आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म की बात कहते हैं तो सनातन धर्म में इस प्रकार की प्रथा है कि जहाँ पर किसी भी अच्छे कृत्य होते हैं, उस अच्छे कृत्यों से महिलाओं को दूर रखा जाता है और विशेष रूप से उन महिलाओं को दूर रखा जाता है जो पति विहीन होती हैं यानी विधवा होती हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म का ढिंढोरा पीटने वाली जो सरकार है, उसकी नीति और नियम और जिस प्रकार का संविधान वो हम पर थोपना चाहते हैं, उस पर इस प्रकार की कुरीतियां जड़ों में बसी हुई हैं। अब यहाँ पर जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, उनको ये सोचने वाली बात है कि अगर इस प्रकार का धर्म, इस प्रकार का धर्म के द्वारा लाया गया संविधान अगर हमारे देश पर, हमारे लोगों पर हावी होता है, तो किस प्रकार की कुरीतियां देश में देखी जाएंगी, पुनर्जागृत किया जाएगा, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जमीदोष कर दिया गया था। जिस मनुस्मृति को उन्होंने 1925 में जला दिया था, उस मनुस्मृति को एक बार फिर से पुनर्जागृत करने की किस प्रकार से कोशिशें की जा रही है, किस प्रकार से अपने सर पर महिला आरक्षण को लेकर एक फतह की स्थिति दिखाई जा रही है कि बहुत बड़ा हमने काम कर दिया है। लेकिन इसकी सोच और मानसिकता आप समझ सकते हैं, आगामी दिनों में चुनाव है और इस विधानसभा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार की जो है हरकतें भारतीय जनता पार्टी या कहें सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा इस प्रकार की नीति लाई गई है, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी इमारत या कहें संसद भवन, उस संसद भवन में देश के प्रथम व्यक्ति जो सबसे प्रथम पूजनीय होता है, प्रथम स्मरणीय होता है, उस व्यक्ति को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, क्या वो दलित थे इसलिए उनको नहीं बुलाया गया? क्या वो विधवा हैं इसलिए नहीं बुलाया गया? देश के नामी हस्तियों को जो कि हीरोइन्स हैं बॉलीवुड की, उन हीरोइन को वहां पर बुलाया गया, लेकिन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो दलित कौम से बिलोंग करती हैं। क्यों? क्योंकि वो विधवा हैं। क्यों? शायद यही वजह है कि उनको संसद भवन में नहीं बुलाया गया और ये है सनातन धर्मावलंबियों की सोच और समझ। बहरहाल बातें आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि किस प्रकार से सरकारी योजनाओं में महिला केंद्रित हो रही हैं। जो सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें महिलाओं को किस प्रकार से केंद्रित किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये ढिंढोरा अभी से पीटा जा रहा है, लेकिन जो महिलाओं को आरक्षण का जो लाभ है, ये आपको इस 5 साल के बाद आप देखने को आपको मिलेगा किस प्रकार से अब उस पर राजनीति रोटी सेकते हैं ये भाजपाई। जी हाँ, आपको बताएं कि महिला वोट बैंक पर जम गई है, वोट बैंक पर जम गई है सभी पार्टियों की नजरें। जी हाँ, आपको बताएं कि अब इस विधेयक पर, इस मुद्दे पर अब जो श्रेय लेने का जो होड़ है वो देखा जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं, कृपया इस लिंक को शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। बहरहाल मुद्दे की बात, श्रेय लेना राजनीति का हिस्सा है। भाजपा का दावा है कि बहुत समय से लंबित और ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक संसद में इसलिए पास हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वहीं सोनिया गांधी कहती हैं कि बिल हमारा है, वे इसके लिए राजीव गांधी के योगदान को याद करती हैं, जबकि
राजीव गांधी के जबकि मोदी और सोनिया के बीच श्रेय की होड़ सी लग गई है और इसकी सच्चाई केवल इतनी है कि स्त्री मतदाता अब निर्णायक हो गई है और इस महिला वोट बैंक पर हर पार्टी या नेता अपनी निगाहें टिका रखी हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार 9 साल से पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में है, लेकिन उसने अपनी बुनियादी विचारधारा मसलों को ज्यादा प्राथमिकता दी है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जब 9 साल से ये इस केंद्र पर ये सरकार बनी हुई है, उन्होंने जब प्राथमिक मुद्दे जब उठाए तो उन्होंने अपनी बुनियादी मुद्दे जो उनके हित में सर्वाधिक है और लंबे समय तक रह सकती है ऐसे मुद्दों को उठाए। तो वो मुद्दे क्या हैं? जैसे कि राम मंदिर, जैसे कि धारा 370। आपको बताएं कि मोदी सरकार 9 साल से पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में है, लेकिन उसने अपने बुनियादी विचारधारागत मसलों को ज्यादा प्राथमिकता दी थी, फिर वह चाहे राम मंदिर हो या अनुच्छेद 370। लेकिन अब जब आम चुनाव में कुछ ही महीने शेष हैं, तो प्रधानमंत्री स्वयं को नारी शक्ति के प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित करने को आतुर हैं। फिर भले ही यूपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह पर महिला एथलीटों के यौन शोषण की गंभीर आरोपों पर चुप्पी ही क्यों ना साधी हो। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन्होंने महिला आरक्षण का ये बिल लाकर और उसको पास कराकर ये ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि हम कितने महिला हितैषी हैं, हम कितने नारी शक्ति सम्मान और वंदन पंदन योजना जो नाम इन्होंने दिया है, इस योजना को लाकर नारियों का या कहें देश की नजरों को अपनी ओर आकर आकृष्ट किया है। लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं है और आपको भूलना भी नहीं चाहिए कि ये वही सरकार है, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही नरेंद्र मोदी साहब हैं जिन्होंने जब महिलाओं के द्वारा, महिला एथलीटों के द्वारा यौन शोषण का आरोप उन्हीं के पार्टी के एक नेता ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगाए, तो कैसे आज तक इन्होंने चुप्पी साध रखी है। आज तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला, उस मसले पर ये कभी भी चर्चा नहीं किए। और यही वो हैं जो नारी शक्ति और वंदन की बात करते हैं। इन्होंने किस प्रकार से अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किस प्रकार से 9 सालों में सबसे पहले इन्होंने राम मंदिर का मसला सॉल्व किया, 370 धारा जो थी जम्मू कश्मीर की उसको इन्होंने हटाया, और उसके बाद अब चूंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने शेष रह गए हैं, तो ऐसे समय में नारी शक्ति वंदन योजना को लॉन्च करते हुए और महिला आरक्षण बिल विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लिया गया। लेकिन जब महिलाओं के एक्चुअल हित की जब बात आती है, जब महिला एथलीटों के उन आरोपों की बात आती है, उनके पार्टी के नेता ब्रिजभूषण सिंह पर एफआईआर के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जब बात आती है, तो ये चुप्पी साधे रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की दोगली सनातनी व्यवस्था जो है वो हमारे सामने नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर आपको बताएं, वैसे भी इससे पहले 10 साल कांग्रेस सत्ता में थी। 2010 में कांग्रेस नीति यूपीए ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पास करवाया था, पारित करवाया था, लेकिन वह लोकसभा से इसे पास करवाने में नाकामयाब रही थी। देखिए, 2010 में महिला विधेयक को पास किया गया था, राज्यसभा में पेश किया गया था और वहां से पास करवा लिया गया था। लेकिन जब यह विधेयक लोकसभा में आया तो उस समय कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं थी। यही वजह है कि ये यहां पर पास नहीं हो पाया था और मामला पेंडिंग हो गया था। इसके साथ ही आपको बताएं कि हिंदी पट्टी की पार्टियों ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन अब जब कांग्रेस संसद में हाशिए पर सिमट गई है, तो उसे भी महिला वोटरों की शिद्दत से दरकार है। यहाँ की कविता का भी उदाहरण लें, वे तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी हैं और खुद को महिला आरक्षण की अगुवा के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन केसीआर की पार्टी बीआरएस ने तेलंगाना चुनावों के लिए 115 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, उसमें केवल 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। वास्तव में बीजद और टीएमसी को छोड़ दें तो किसी भी अन्य पार्टी में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर कथनी और करनी में एकरूपता नहीं दिखाई देती है। जी हाँ, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और उनके सरकार के रहते हुए, उनके महिला मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने महिलाओं को जिस प्रकार से ज्यादातर सीटें आवंटित करी है, इस प्रकार की जो सीटों का आवंटन महिलाओं को लेकर है, वो किसी भी सरकार में, किसी भी राज्य की सरकार में देखने को नहीं मिलता। अब चूंकि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर इस बिल को तो पास करा लिया गया है, लेकिन अब भी जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं, जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर महिलाओं के हित को लेकर कितने परसेंट ये लोग संजीदगी दिखाते हैं, कितने परसेंट इनकी कथनी और करनी में समरूपता देखी जाती है, ये तो आगामी दिनों में जब ये इनके
जो लिस्ट है जब जारी कर लिए जाएंगे, फाइनल लिस्ट जब जारी कर लिए जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। अगर हम मुंगेली क्षेत्र की बात करें, बिल्हा विधानसभा, मुंगेली विधानसभा इस क्षेत्र की अगर बात करें, लूरमी विधानसभा की अगर बात करें, तो यहां पर भी बहुत सारी महिला नेत्रियां हैं। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कहें, चाहे कांग्रेस की बात कहें, सभी पार्टियों में महिला नेत्रियां हैं, लेकिन अभी तक इन सीटों पर नामों की घोषणा नहीं हो सकी है। आगामी दिनों में नामों की घोषणा होने के कयास जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। लगातार पार्टियों के द्वारा मीटिंग्स किए जा रहे हैं। जब देश की सर्वोच्च संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में जब इस बिल को पेश कर दिया गया है, तो क्या इस बार के चुनाव में महिला आरक्षण और महिला प्रतिनिधियों को लॉन्च करने की होड़ देखी जाएगी? क्या इनकी कथनी और करनी में समरूपता देखी जाएगी? ये तो आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। अब किस प्रकार से महिला जो नेत्रियां हैं, उनकी निगाहें अपनी पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता और उनके संयोजकों की तरफ टिकी हुई हैं, ये कितने प्रतिशत इनको न्याय मिलता है, ये इसी चुनाव में आप देखने को आपको मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपको बताएं कि ममता बनर्जी, शायद ममता बनर्जी के देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री होने ने भी इसमें कुछ योगदान दिया है, जो सर्वाधिक महिला उम्मीदवारों को अपनी पार्टी से उतारती हैं। इसकी तुलना भाजपा से अगर करें, तो जिससे प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में पिछले साल हुए चुनाव में 182 में से केवल 18 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया था। कांग्रेस ने भले ही पिछले साल यूपी में हुए चुनाव का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपते हुए लड़ सकती हूं का नारा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए 40% सीट आरक्षित की। लेकिन इस पर कर्नाटक में हुए चुनाव में 224 में केवल 11 ही सीटों पर महिलाओं को उतारा गया। यह भाजपा से भी एक सीट कम था। तो जाहिर है, जब जीत हार की नौबत आई, तो जाति और जीताने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को लैंगिक समानता के आदर्श पर प्राथमिकता दी गई थी। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से कर्नाटक चुनाव जो अभी हुए हैं, उस कर्नाटक चुनाव में जब प्रियंका गांधी वाड्रा को नेतृत्व करने की जब जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन्होंने 224 सीटों वाली कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक विधानसभा में उन्होंने सिर्फ 11 महिला उम्मीदवारों को ही टिकट दिया था। तो किस प्रकार से जातिगत जो समीकरण है, किस प्रकार से जो उस क्षेत्र में प्रभुत्व संपन्न वर्ग के जो लोग हैं, इनके पास जब चुनाव की अंतिम रणनीति जब तैयार की जाती है, तो इनके तरफ पार्टियों का झुकाव बढ़ जाता है, बजाय महिलाओं की तरफ और भरोसे की तरफ झुकने के। अगर आपको आगे बताएं, तो यही कारण है कि राजनीतिक वर्ग द्वारा अचानक जो नारी शक्ति का नारा बुलंद किया जा रहा है, वह हवा हवाई है और राजनीतिक लाभ के लिए महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश है। 1992 में महिला वोटरों का प्रतिशत 46 था, जो 2019 में बढ़कर 67 हो गया। यह भारत की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ी प्रभावी जनसंख्या जो है वो शिफ्ट होने की है। एक ऐसी महिला जो स्वतंत्र मतदाता हो और अपने पति से पृथक अस्तित्व रखती हो, अचानक राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीतियों में बदलाव लाने को विवश करने लगी है। टॉयलेट से लेकर बैंक खातों और गैस सिलेंडर तक आज सरकारी योजनाओं का रुख महिला लाभार्थियों की ओर हो गया है। एमपी में भाजपा हो, कर्नाटक में कांग्रेस या पंजाब में आम आदमी पार्टी हो, सभी महिला वोटरों को नकदी लाभ मुहैया करा रहे हैं। तमिलनाडु में जयललिता ने जैसी महिला केंद्रित सियासी रणनीति का सूत्रपात किया था, उसी की आजमाइश आज हर दल के द्वारा की जा रही है। जयललिता ने सबसे पहले तमिलनाडु क्षेत्र में इस बात को जाहिर किया था, और अब उसी को फॉलो करते हुए देश के अन्य पार्टियों के द्वारा अन्य राज्यों में भी उसी को फॉलो किया जा रहा है, और ये देखने वाली बात है। जबकि विडंबना है, जहां महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है, वहीं श्रम शक्ति में महिलाओं की संख्या घटी है। 2023 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजगार योग्य लैंगिक अंतर 50% तक चला गया है, जिसमें लेबर फोर्स में कार्यरत 70% पुरुषों के समक्ष केवल 19% ही महिलाएं हैं। राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को नकदी रकम देने से तो समाज में लैंगिक समानता नहीं काम आएगी। जी हाँ, जरा सोचिए इस बारे में कि किस प्रकार से मूर्ख बनाते हुए अपनी केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी या कहें सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा किया जा रहा है, आरएसएस स्वभाव के द्वारा किया जा रहा है। इस पर अगली अगर बात कहें, तो गरीब मिडिल क्लास की चिंता नहीं, मुद्दों से ध्यान हटाने धर्म का सहारा लिया जा रहा है, ये कहना है प्रियंका गांधी
वाड्रा का, जो अभी छत्तीसगढ़ दौरे पर थी और लगातार अभी हो सकता है 10-15 दिनों के अंदर में उनका दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन हो। प्रियंका गांधी में केंद्र सरकार पर इन्होंने हमला किया। इस दौरान आपको बताएं, छत्तीसगढ़ महतारी संवर्धन योजना लाई है भूपेश ने। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चाहे मॉडल जैतखाम बनाने का काम हो, कृष्ण कुंज या वनगमन पथ का हो, सब हमारी सरकार ने ही किया। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थलों को संवारने छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना की घोषणा भी की है। अपने लिए 8-8 हजार करोड़ के विमान खरीदे, ये कहना है। प्रियंका ने कहा कि हाल ही में G20 सम्मेलन करवाया गया, अच्छा है, इससे देश का मान सम्मान बढ़ता है, लेकिन इस पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वो 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उड़ते हैं, सिर्फ अपने लिए 8-8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदा मतलब पीएम नरेंद्र मोदी ने 8-8 हजार के 2 हवाई जहाज अपने लिए प्राइवेट खरीदा। 27,000 करोड़ रुपए जो है वो G20 के शिखर सम्मेलन जो आहूत किया गया था दिल्ली में, उस पर इन्होंने खर्च किया। इसके साथ ही आपको बताएं कि किसान की आय मात्र 27 रुपए प्रतिदिन है, जबकि उनके जो मित्र हैं, अडानी अंबानी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी जो मित्र माने जाते हैं, उनकी प्रतिदिन की अगर आय की बात कहें तो लगभग 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन वो उनकी जेबों में डालते हैं। आपको बताएं कि प्रियंका गांधी ने कहा, इस देश का किसान एक दिन में मात्र 27 रुपए कमा रहा है, वहीं उनके उद्योगपति मित्र एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इसका जवाब उनके पास नहीं है। देश की संपत्ति जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट, बंदरगाह और एयरपोर्ट तक को बड़े लोगों को बेचा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि सीधा उनको सुपुर्द किया जा रहा है और उनका जो लाभ है वो वापस से सरकार के पास आनी चाहिए, तो सरकार के पास ना आकर ये केवल उनके हाथों में, उनके जेबों में जा रहा है। अच्छा, जब अडानी अंबानी की बात आई है, देश के प्रधानमंत्री की जब बात आई है, तो मैं आपसे ये बात साझा करना चाहूंगा कि जिन बैंक खातों में आपके और हमारे जो खाते होते हैं, जिन बैंकों में हमारे और आपके खाते होते हैं, उन बैंकों में कभी भी अडानी अंबानी और इस प्रकार के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके कभी भी अकाउंट्स नहीं होते। इन सभी के अकाउंट्स जो हैं वो फॉरेन के बड़े बड़े बैंकों में इनके पैसे रखे होते हैं। तो हमारे देश के जो सबसे बड़े बड़े बैंक हैं, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो, चाहे जो भी बैंक हो, इन सभी बैंकों में आपके और हमारे पैसे, यानी मिडिल क्लास, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, ऐसे लोगों के पैसे उसमें होते हैं। लेकिन जब सब्सिडी देने की बात होती है, जब छूट देने की बात होती है, तो कभी भी आपके और हमारे पैसे कभी भी छूट नहीं किए जाते। छूट होते हैं हजारों करोड़ों रुपए का। वही आपके अंबानी और अडानी जैसे लोगों के इतने सारे पैसे एक मुश्त माफ कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहां से लोन उठाया हुआ है। किसके पैसों को लोन दिया गया है इन बैंकों के द्वारा? आपके और हमारे पैसों को लोन के रूप में उन बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है, जो लोग कभी भी पैसा नहीं पटाते। और नहीं पटाने की स्थिति में इन्हीं बैंकों के द्वारा, जहां पर हमारे पैसे रखे हुए हैं, उन बैंकों के द्वारा उनके लोन को सीधे सीधे माफ कर दिया जाता है। लेकिन जब आपके और हमारे पैसों के लोन या कहें केसीसी या कहें किसी भी प्रकार से आपने पैसा वहां से उधारी लिया हुआ है, जब उसको माफ करने की बात आती है, तो ये आपकी कॉलर पकड़ लेते हैं, आपका जीना मुहाल कर देते हैं। यही वजह से हमारे देश के लाखों और करोड़ों लोग जो हैं वो आत्महत्या करने के लिए आतुर हो जाते हैं, जब वो अपना लोन नहीं चुका सकते हैं। तो ऐसे समय में 27 रुपए, मात्र 27 रुपए किसानों के प्रतिदिन की आय है, जबकि उन अंबानी और अडानी जैसे लोगों की, जो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी और बहुत ही घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं, ऐसे लोगों की प्रतिदिन की आय 16,000 करोड़ रुपए है। प्रतिदिन की आय, जिनका लोन जो है वो हमारे बैंकों के द्वारा माफ किया जाता है। फिलहाल जरा सोचिए इस बारे में। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि एसआई भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला आया है, लेकिन इस बारे में हम बात करें, वीडियो में आगे बने रहिए। मैं आपको सबसे पहले कूटनीतिक चुनौती बनते जा रहा है कनाडा का संबंध, भारत और कनाडा का संबंध, इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एसआई भर्ती के बारे में, क्या फैसला आया है, क्या बातें कही गई हैं, उस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, कूटनीतिक चुनौती बनते जा रहे हैं कनाडा के संबंध। भारत कनाडा के रिश्ते कोई सामान्य दो देशों के संबंध नहीं है। लाखों भारतीय युवा, शिक्षार्थी, कामगार और उद्यमी वहां के बासिंदे हैं। ये लोग वहां के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर अपना प्रभाव भी रखते हैं। इसमें
इनमें हिंदू भी हैं और सिख भी हैं। इन्हीं सिखों में कुछ खालिस्तानी समर्थक हैं जो भारत में इस अलगाववादी विचारधारा को भड़काने और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने के प्रयास कर रही हैं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार राजनीतिक कारणों से इनके खिलाफ एक्शन लेना तो दूर, इन्हें प्रश्रय दे रही है। कनाडा ने आरोप लगाया है कि आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे रॉ का हाथ है, लेकिन साक्ष्य नहीं दे पाई। ताजा वीडियो रिकॉर्ड से पता चला है कि कनाडा में अनेक खालिस्तानी गुट हैं जो आपस में वर्चस्व के लिए गैंग वॉर कर रहे हैं। कनाडा को समझना होगा कि भारत में हिंसा का आरोपी अगर कनाडा की नागरिकता ले ले तो क्या वहां की सरकार को उसे अपराधी के रूप में नहीं देखना चाहिए। कनाडा के इंटेलिजेंस आदान प्रदान ग्रुप फाइव आइज बना रखा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन है। वहां इन देशों में भारत के खिलाफ आवाज उठाने की दुहाई दे रहा है। दुनिया में कोई भी सरकार आतंकवाद को प्रश्रय देती है तो वह अपनी जमीन पर स्थायी अशांति का न्योता है। सोचना कनाडा को है। जी हाँ, कनाडा और भारत के संबंध जिस प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन के बाद से बिगड़े हैं, किस प्रकार से पहले इन संबंधों के बिगड़ने की जो शुरुआती जो स्थिति थी वो पहले जस्टिन ट्रूडो के विमान के खराब होने से शुरू हुआ, किस प्रकार से उनको एक तरह से अघोषित किडनैप करने की स्थिति हमारे देश में बनी, और उसके बाद जब वो अपने देश लौटे तो वो जो गुस्सा था वो गुस्सा इस रूप में निकलकर सामने आ रहा है। ये बात अलग है कि इस विषय में सोचना तो जस्टिन ट्रूडो को ही है। फिलहाल अब एसआई भर्ती की बात कर लेते हैं। 122 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई। एसआई परीक्षा सीलबंद लिफाफे में सरकार ने कोर्ट को भेजी है, सौंप दी है। जो जानकारी उनसे मांगी गई थी वो, जी हाँ, आपको बताएं कि एसआई प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर हो रही भर्तियों में विभिन्न गड़बड़ियों को 700 से अधिक परीक्षार्थियों की तरफ से लगाई गई जो 122 से अधिक याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान राज्य सरकार ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। इसके बाद जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से अंतरिम राहत देने के आवेदन पर आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। जी हां, आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर रेडियो, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था, जिस पर 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसके मद्देनजर जो है वो बहुत सारे आवेदन और याचिका लगाए गए थे, 122 याचिका लगाए गए थे, जिस पर अब जो है सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और जो आदेश जो होना है वहां से उसको अभी जस्टिस चंदेल के द्वारा क्या है सुरक्षित रखा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे कि जहरीले बोल, जो संसद में कल पवित्रता पर जो आरोप उठाया गया बीएसपी के एक सांसद के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने किस प्रकार से कड़े शब्दों का यूज करते हुए, बहुत ही अमानवीय शब्दों का यूज करते हुए उनके ऊपर गुस्सा जो है अपना उगेला गया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की शुरुआत है, ये कह रही, अच्छा शुरुआत करेगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर लाइव, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बेल आइकन दबा दें, और जब भी हम लाइव होते हैं आपके पास नोटिफिकेशन जब पहुंचता है तो सबसे पहले उस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।